ज्ञानवापी मस्जिद में अगला सर्वे कैसा होगा, कैसे होगा? अगर मस्जिद कब्जे की साबित हो गई तो क्या ज्ञानवापी में भी अयोध्या पार्ट 2 हो जाएगा? मथुरा में भी ज्ञानवापी की तरह क्या सर्वे होगा? महंगाई पर 2 दिन बाद क्या बड़ा फैसला होने वाला है? गृह मंत्री अरुणाचल में किस विशेष वजह से जा रहे हैं? दिन भर की ऐसी सारी खबरों का जवाब अगले 1 घंटे में आपके सामने होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मामले के सभी केस वाराणसी की जिला अदालत में ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। नमाज पढ़ने की भी इजाजत, वजू की व्यवस्था डीएम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का आदेश लागू रहेगा। निचली अदालत को 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी सुनवाई। ज्ञानवापी पर कमिश्नर रिपोर्ट लीक होने पर कोर्ट सख्त, कहा रिपोर्ट को लीक करना सही नहीं। ज्ञानवापी पर सुनवाई के बाद ओवैसी का बयान, कहा उम्मीद है जिला जज सही तरीके से करेंगे सुनवाई। वर्शिप एक्ट को लागू करें सुप्रीम कोर्ट। वर्शिप एक्ट पर भी बोले असदुद्दीन, ओवैसी का विवादों को रोकने के लिए ही बना था अधिनियम। मथुरा जन्मभूमि सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, का मथुरा में समझौते के बाद सर्वे कैसा? श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष के दावे के बाद 26 मई से लोअर कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में लोअर कोर्ट के फैसले को जिला जज ने बताया गलत, रिवीजन के दावों को भी स्वीकार किया। 1968 में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए समझौतों को दिया गया है चैलेंज। याचिकाकर्ताओं ने शाही ईदगाह की जमीन को मंदिर का बताया। पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों से किया वर्चुअली तौर पर संवाद, का 21वीं सदी भारत के लिए अहम। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, का परिवारवादियों ने युवाओं से विश्वासघात किया, कुछ पार्टियां मुख्य मुद्दों से भटक रही। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, का सांप्रदायिक मुद्दों पर एजेंडा सेट करने वाले लोग विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। जयपुर में बीजेपी के मंथन शिविर का आज दूसरा दिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सौभाग्य की बात है कि जरूरत के समय हमें पीएम का मार्गदर्शन मिला। डिफेंस सेक्टर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले एक समय था जब सारे सैन्य उपकरण बाहर से खरीदते थे, आज हमारा देश टॉप 25 निर्यातकों में शामिल है। कल से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भारत चीन सीमा पर जवान से करेंगे बातचीत। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे पटियाला सेंट्रल जेल। रोड रेज मामले में सिद्धू ने किया है सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को कल 1 साल की सजा सुनाई थी। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर अखिलेश यादव के विवादित बयान पर शिकायत दर्ज। दिल्ली के एक वकील ने पुलिस कमिश्नर के एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया। पत्नी, दोनों बेटियों समेत कई अधिकारी भी नाम शामिल। लालू यादव से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। पटना, गोपालगंज आदि और दिल्ली में सीबीआई का छापा। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में 4 और आरोपित गिरफ्तार, अब तक कुल 7 गिरफ्तारी। मुंबई की भाईखला जेल से रिहा हुई इंद्राणी मुखर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख मुचलके पर दी जमानत। एशिया का नियाग्रा फॉल कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल से कूदी युवती, सुसाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में प्रेमी जोड़ी ने पेड़ पर लटक कर दी जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी ढेर। डीआरआई और भारतीय कोस्ट गार्ड के साझा ऑपरेशन में 2 नावों में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। इंटेलिजेंस सूचना के आधार पर एक्शन, 218 किलो हेरोइन। हैदराबाद के दिशा रेप केस के आरोपियों का एनकाउंटर फेक होने का दावा, न्यायिक जांच की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। मोहाली पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी अटैक पर खुलासा। दिल्ली में रुका था आतंकियों से जुड़ा एक शख्स, 12 मई को हुई थी गिरफ्तारी। चेन्नई में दिन दहाड़े हुई फाइनेंसर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 6 लोगों ने धारदार हथियारों से किया वार। बीकानेर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की धुनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के रामबन में निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा गिरा। जम्मू कश्मीर के रामबन में टाइम्स नाउ भारत की टीम, अब तक 4 लोगों को बचाया गया, कई लोग फंसे। जम्मू कश्मीर के रामबन में टनल के अंदर से एक शव निकाला, 9 लोगों के दबे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन की चौंकाने वाली तस्वीर, टनल में फंसी हुई कारों को नीचे गिराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा, 2 अलग अलग डैम में डूबने से 9 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में
लकड़ी से भरे ट्रक और डीजल टैंकर में लगी आग। हादसे में ड्राइवर, मजदूरों समेत 9 लोग घायल, 9 लोगों की मौत। दिल्ली के झंडेवाला साइकिल मार्केट में लगी भीषण आग। फायर सर्विस की 27 गाड़ी मौके पर। श्रीनगर के कोठी बाग में बिल्डिंग में लगी आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। कोलकाता के चांदनी चौक में एक दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के पाली में पानी की तलाश पर रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। हमले में 5 ग्रामीण घायल। जल्द शुरू होगी जेट एयरवेज की फ्लाइट। डीजीसीए ने जेट एयरवेज को दिया एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। रतलाम की सैलाना मंडी में 50 पैसे प्रति किलो नीलाम हुआ प्याज। नाराज किसानों ने किया विरोध। असम में बाढ़ से 27 जिले प्रभावित। डेंजर मार्ग से ऊपर पहुंचा नदियों का जलस्तर। असम के होजाई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने की कोशिश। असम के नौगांव में बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे कई घर। लोगों को जल भराव के कारण करना पड़ रहा है मुसीबत का सामना। कर्नाटक के हुबली में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कई इलाकों में पड़ी हल्की फुल्की बारिश की फुहार। बिलावल भुट्टो के यूएनएससी में जम्मू कश्मीर पर दिए बयान की भारत ने निंदा की। कहा पाकिस्तान की टिप्पणी अनुचित। मंच पर गलत इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना है पाकिस्तान। 2 दिनों के चीन दौरे पर रहेंगे बिलावल भुट्टो। 21 और 22 मई को चीन जाएंगे। स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी के न्योते पर भट्टो जाएंगे चीन। यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया कराएगा अमेरिका। एंटवर्प जहाज में जर्मनी के रास्ते भेजे जाएंगे हथियार। यूक्रेन में रूस के रॉकेट हमलों की तस्वीर आई सामने। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्विट्जरलैंड के जिनेवा एयरपोर्ट के पास भीषण आग लगी। आग के चलते हवाई यातायात प्रभावित हो गया है। पूरे इलाके में काला धुआं फैला नजर आ रहा है। निर्माणाधीन इमारत में धमाके के बाद आग लगी। आग को बुझाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। निर्माणाधीन इमारत में धमाके के बाद आग लगी है। हवाई यातायात बंद कर दिया गया है। आग को बुझाने की कोशिश भी इस वक्त की जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं। जिनेवा एयरपोर्ट के पास ये जोरदार आग लगी। तस्वीरें आपके सामने और देख सकते हैं आप, जोरदार आग लगी। और ये वो जगह है एयरपोर्ट जहां पर विमान बहुत नीचे उड़ान भरते हैं और इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है क्योंकि अगर प्लेन लैंड करेगा, काले धुएं का गुबार है तो वहां पर कोई हादसा हो सकता है। इस वजह से एहतियात यहां पर बरती जा रही है और हवाई यातायात यहां पर प्रभावित हो गया है। पूरे इलाके में इस वक्त काला धुआं आपको नजर आ रहा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा एयरपोर्ट का ये मंजर, ये तस्वीर। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरुणाचल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 21 मई से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री और कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सुरक्षा बलों के साथ बातचीत भी करेंगे। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों से बात भी करेंगे। गृह मंत्री की बात की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल पहुंचेंगे और वहां जवानों से मुलाकात भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों से बात करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। द ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। पहली खबर छत्तीसगढ़ से है। ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सेकंड भी नहीं बीता और लड़की वाटरफॉल के तेज धार में बह गई। लोग चिल्लाते रहे, हंगामा करते रहे, लेकिन लड़की ने आप देखा न ताब और वाटरफॉल में कूद गई। गोताखोर लड़की की लाश ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल की है। इस वारदात को एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अब मौत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धू कर जलती गाड़ी की यह तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई है। यहाँ तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक पेट्रोल टैंकर से टकरा गया,
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और आग की चपेट में आकर 6 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। दुर्घटना में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर सहित कुल 9 लोगों की मौत हो गई। शव इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। आग की लपटों से आसपास के जंगल में भी आग लग गई। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एक घुसपैठ की कोशिश के दौरान सुरक्षा बलों ने अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। कुपवाड़ा में सुबह से बारिश हो रही थी। इसी बीच आतंकी घुसपैठ की कोशिश में था। सेना ने अपने बयान में कहा कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी यहां घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं। तभी सुरक्षा बलों ने अपने अभियान शुरू करते हुए घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आतंकियों की गोली के शिकार बने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के लिए लोग इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। आज 9वें दिन इंसाफ की मांग करते हुए पंडितों ने प्रदर्शन किया। पिछले 9 दिनों से यूं ही कश्मीरी पंडितों का ये ग्रुप राहुल भट्ट की तस्वीर के सामने आंख मूंद और हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगा रहा है। अपने ही घर में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की गोली से जूझते इन कश्मीरी पंडितों के मन में बदले की आग नहीं, बल्कि राहुल भट्ट की हत्या के बाद भी ये लोग खुद को बुराई से बचाने की मन्नत कर रहे हैं। राहुल भट्ट बडगाम के चदूरा कस्बे में सरकारी क्लर्क थे। आतंकियों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर राहुल की जान ले ली। इस कत्ल के 24 घंटे के अंदर ही सेना के जाबाज जवानों ने राहुल के कातिल आतंकियों को ढेर कर दिया। सरकार की तरफ से राहुल की पत्नी मीनाक्षी रैना को अनुकंपा पर नौकरी और मुआवजा भी दिया गया। लेकिन जिस तरह से राहुल भट्ट को आतंकी हमले ने मार दिया, उससे कश्मीरी पंडित बेहद गुस्से में। श्रीनगर में आग का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आग के गोले में तब्दील यह जगह श्रीनगर के कोठीबाग का एसपी ऑफिस है। आज सुबह लगी आग में थाना कोठीबाग पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। गुरुवार को श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय में भी आग लगी थी। कोलकाता के चांदनी चौक इलाके में आज सुबह कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह से भीड़ भाड़ वाले चांदनी चौक मार्केट इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दमकल अधिकारी ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद दमकल के 5 इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग को अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आंधी तूफान से मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। आंधी तूफान से बिहार में 33 लोगों की मौत हुई। 16 जिलों में कुल 33 लोगों की जान गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएम मोदी ने घटनाओं पर दुख जताया। आंधी तूफान से जो लोग मारे गए हैं, ऐसी घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है, ये भी पीएम की तरफ से कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया, आंधी तूफान से लोगों की मौत दुखद। ये वो ट्वीट है जो पीएम मोदी की तरफ से किया गया। बिहार के कई जिलों में आंधी एवं बिजली गिरने से घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुख हुआ है। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटा है। आसाम में बाढ़ से हालात इतने बेकाबू है कि रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया है। रेलवे स्टेशन मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आसाम के करीब 27 जिले के 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इस बार भी आसाम में बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई। बाढ़ के कारण कई इलाकों की सड़कें भी बुरी तरह टूट चुकी हैं। ये तस्वीर हाफलॉन्ग की है। इतना ही नहीं, बाढ़ बारिश से प्रभावित लोग भी जान हथेली पर रखकर अब सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हैं। आसाम में बाढ़ से अब तक 26 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं।
सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ के चलते आसाम के कई इलाकों में लबालब पानी भर गया है। लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और वहीं केंद्र सरकार भी आसाम के हालात पर नजर बनाए हुई है। देश में एक साथ कई जगह आगजनी की इन खबरों के बाद अब आपको विदेशों से आई वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भरे होने के चलते लोगों की आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं भारी बारिश के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रात में कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वो खुद घुटने भर पानी में जाकर कई इलाकों का हाल जाना और अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आसाम में बाढ़ से हालात विकराल है। दूसरे पड़ोस के राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। देर रात आग की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यह तस्वीर फिलीपींस की राजधानी मनीला से आई है। मनीला के पोर्ट एरिया में बीती रात आग लग गई। आग की वजह से पोर्ट के आसपास के कई घर जलकर खाक हो गए। खबर यह भी है कि आग लगने के बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग पानी में कूद गए। पानी में लोगों की तलाश की जा रही है। जिस इलाके में आग लगी, कोस्ट गार्ड ने उस इलाके में बोटिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के टेक्सास में जंगल में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। वन विभाग की टीम के अनुसार यह आग बहुत तेजी से फैल रही है। बढ़ती गर्मी के साथ आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है। अधिकारियों ने बताया कि वो अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। वन विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि उनकी यही कोशिश है कि इस घटना में जान माल का नुकसान न हो। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी जहाज रवाना होने वाले हैं। अमेरिका के उड्डयन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए सहायक मंत्री कैरल पेट्सोंक ने शुक्रवार को एंटवर्प के पोर्ट में मौजूद इस जहाज का दौरा किया। हालांकि इस जहाज में क्या है, उनकी डिटेल अब तक सामने नहीं आई है। शिप जर्मनी के ब्रेमेर हेवन जाएगी। वहां से सामानों को सड़क रास्ते से यूक्रेन भेजा जाएगा। इस बीच अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की मदद पर मोहर लगा दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और खाद्य सहायता भेजेगा। प्रस्ताव के पास होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सभी सांसदों को धन्यवाद दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका की ओर से दिए जा रहे पैकेज के लिए आभार जताया है। राष्ट्र नाम वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि ये मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है, साथ ही हमारी साझा रक्षा स्वतंत्रता में जरूरी योगदान है। ताबड़तोड़ रॉकेट से अटैक की ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 86वां दिन है। रूस की ओर से हमले लगातार जारी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जंगलों के बीच मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का पड़ोस के देशों पर भी असर पड़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर एक चेतावनी दी है। उन्होंने मोल्दोवा के राष्ट्रपति की मेजबानी करते हुए कहा कि युद्ध का असर मोल्दोवा पर भी पड़ सकता है। ऐसे में उनका संकेत साफ था कि अगर युद्ध को ना रोका गया तो यूक्रेन के साथ साथ कई देशों को रूस के आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस में 2021 के पेपर लीक केस में 4 अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक कुल 7 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर मामला, अभी तक कुल 7 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में छात्रों में काफी गुस्सा देखा गया था। 4 लोग और अरेस्ट किए गए और ये देखिए नाराजगी। सरकार बदलनी है। छात्रों को जो शिक्षा रोजगार पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार और लगातार चाकू और तलवार से हमला। दिन दहाड़े मर्डर का सीसीटीवी वीडियो। चौंकिए मत, चेन्नई में सरेआम एक निजी फाइनेंसर की हत्या कर दी गई।
फाइनेंसर को बाइक से उतारने के बाद हमलावरों ने उस पर एक के बाद एक कई हमला किया। चेन्नई के अन्ना नगर इलाके में जब हत्यारे इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, तब लोग वहां तमाशाबीन बने रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों ने समर्पण कर दिया है। 27 महीने बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए। आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे, जहां शिवपाल यादव और उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम का स्वागत किया। अखिलेश ने कहा, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। गौरतलब है कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन शाम 5:30 बजे तक आजम खान की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी और इसीलिए वो जेल से रिहा नहीं हो पाए थे। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी हरियाणा में तीसरा प्लांट लगाने जा रही है। ये मारुति उद्योग का राज्य में सबसे बड़ा निवेश होगा। हरियाणा सरकार के साथ इसे लेकर एक समझौता हुआ है। सोनीपत के पास कंपनी को 900 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। नए प्लांट की क्षमता हर साल 2.5 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन की होगी। साथ ही इससे 13,000 नौकरियां मिलेंगी। Haryana, in a sense, is our first home, and there is scope for expansion in Haryana. So why not? If you go to some other new place, all the vendors, etc., everybody would have to set up a new facility there. We don't have to do that now. So economically, this would be a preferable site than anything else. इस मौके पर हरियाणा के सीएम ने इसे ऐतिहासिक मौका बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। वास्तव में ही आज का ये कार्यक्रम, जिसको मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक MOU हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था, और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया MOU हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध का सीधा असर देश में डायमंड कारोबार पर दिख रहा है। ये गुजरात के सूरत का वो इलाका है जहां हीरे तराशे जाते हैं। जंग की वजह से अब इन फैक्ट्रियों में हफ्ते में 3 से 4 दिन का ही काम हो रहा है। दरअसल यहाँ जो हीरे तराशे जा रहे हैं, उन्हें रूस से आयात किया जाता है। रूसी कच्चे हीरे आमतौर पर छोटे होते हैं, जो देश के डायमंड ट्रेड की मात्रा का 40% और मूल्य में लगभग 30% है। यूक्रेन के साथ युद्ध ने अब 18 अरब डॉलर के व्यापार पर असर डाला है। तो वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत भेजे गए रूसी कच्चे माल का स्टॉक भी समाप्त होने वाला है। कच्चे माल की कमी होने से सूरत की ज्यादातर बड़ी फैक्ट्रियों ने समय में कटौती की है। पहले हफ्ते में 1 छुट्टी रखते थे, तो अब 2 छुट्टी और रोजाना काम करने के समय में भी कटौती आ गई है। भारत में 11 में से 8 कच्चे हीरे गुजरात के सूरत में तराशे जाते हैं। मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन खरगोन हिंसा में घायल शिवम की बहन लक्ष्मी की आज शादी हो गई। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। परिवार के लोगों से भी शिवराज ने बातचीत की। इससे पहले भी शिवराज ने परिवार को आर्थिक मदद की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आशीर्वाद भी। मेरी तरफ से भाई कमल पटेल इस विवाह के अवसर पर बिटिया लक्ष्मी को वॉशिंग मशीन और एक्टिवा स्कूटर की चाबी देंगे, ताकि वो चाबी दे रहे हैं कमल जी। लक्ष्मी एक्टिवा पे दीपक को भी बिठाना। नहीं, वो चलाएंगे। दीपक खड़े हो। दीपक का और सभी बारातियों का ये एक गाड़ी खड़ी है और वॉशिंग मशीन भी है। आयोजन में कलेक्टर, कमिश्नर इंदौर, कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। हम सबके मन में यही ललक थी कि बिटिया की शादी धूमधाम से हो। माता पिता की कमी कभी महसूस मत करना, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। बेटी तुम हमेशा सुखी रहो, मामा की दुआएं लेती जा,
जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के की याद ना आए कभी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंकी पॉक्स के खतरे पर सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश यात्रियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। एनसीडीसी और आईसीएमआर को निगरानी के लिए कहा गया है। संदिग्धों के नमूने एनआईवी पुणे भेजे जाएंगे। मंकी पॉक्स जो कई देशों में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, अब इसको लेकर सरकार एक्शन में है। मंकी पॉक्स के खतरे को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे दिए गए हैं कि कड़ी निगरानी एयरपोर्ट्स पर रखी जाए और एनसीडीसी और आईसीएमआर को निगरानी के लिए कहा गया है। संदिग्धों के नमूने एनआईवी पुणे भेजे जाएंगे। सरकार इसको लेकर चिंतित है क्योंकि इससे पहले भी कई बीमारियां देख चुके हैं जो विदेशों से आई और उसके बाद बहुत तेजी के साथ इस देश में उनका संक्रमण फैला। तो ऐसे में मंकी पॉक्स से वही हालात ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञान वापी मामले के सभी केस वाराणसी की जिला अदालत में ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी में शिवलिंग को सुरक्षित रखने का दिया आदेश। नमाज पढ़ने की भी इजाजत, वजू की व्यवस्था करेंगे जीएम। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का आदेश लागू रहेगा। निचली अदालत में 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी सुनवाई। ज्ञान वापी पर कमिश्नर रिपोर्ट लीक होने पर कोर्ट सख्त, का रिपोर्ट को लीक करना सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का बयान, रिपोर्ट सबमिट होने तक कोई लीक नहीं। ज्ञान वापी रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहन लाल ने कहा शिवलिंग वाली जगह पर वजू नहीं हो। ज्ञान वापी मामले में याचिकाकर्ता सीता साहू का बयान, बोली वाराणसी कोर्ट से न्याय की उम्मीद, मैंने ज्ञान वापी में अपनी आंखों से देखा, सबूत वहां शिवलिंग ही था। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी दायर करेंगे याचिका, ज्ञान वापी की दीवार तोड़ने की रखेंगे मांग। ज्ञान वापी पर सुनवाई के बाद अजदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा उम्मीद है जिला जज सही तरीके से करेंगे सुनवाई। वाराणसी सेशन कोर्ट जज पर ओवैसी के गंभीर आरोप का सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना। वर्शिप एक्ट पर भी बोले अजदुद्दीन ओवैसी का विवादों को रोकने के लिए ही बना था अधिनियम। मथुरा जन्मभूमि सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल, का मथुरा में समझौते के बाद सर्वे कैसा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष के दावे के बाद 26 मई से लोअर कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में लोअर कोर्ट के फैसले को जिला जज ने बताया गलत, रिवीजन के दावों को भी किया स्वीकार। 1968 में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए समझौते को दिया गया चैलेंज, याचिकाकर्ताओं ने शाही ईदगाह की जमीन को मंदिर का बताया। ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने पर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया, शिकायत दर्ज हुई। मुंबई की भाईकला जेल में रिहा हुई इंद्राणी मुखर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर दी जमानत। शीना बोरा मर्डर केस में दोषी है इंद्राणी। जेल से रिहा होने के बाद बोली इंद्राणी मुखर्जी, कहा कानून पर है भरोसा। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे पटियाला सेंट्रल जेल, रोड रेज मामले में सिद्धू ने किया है सरेंडर। पटियाला की सेशन कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू ने किया सरेंडर, रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सिद्धू को दिया समर्थन। पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों से किया वर्चुअल तौर पर संवाद। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी अगले 25 सालों के लक्ष्य तय करे, मिलकर चुनौतियों का परास्त करना है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा परिवारवादियों ने युवाओं को विश्वासघात किया। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है और कहा है कि सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ाने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। वहीं पुणे पहुंचे राज ठाकरे, 22 मई को होने वाली सभा में अयोध्या दौरे के रद्द होने की वजह से का जो खुलासा करेंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर संजय राउत का बयान, कहा बीजेपी के माहौल खराब करने की वजह से राज ठाकरे नहीं जा पाए अयोध्या। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द होने पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा राज ठाकरे का अयोध्या दौरा उनके निजी कारणों की वजह से रद्द हुआ। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द होने पर संजय निरुपम का हमला, कहा उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के डर से रद्द किया दौरा, पापों का प्रायश्चित करना समृद्ध हिंदू परंपरा।
कांग्रेस नेताओं पर भड़के कमलनाथ, बोले बीजेपी के नेता को कहीं जाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, कांग्रेस के लोग बुलावे का इंतजार करते हैं, आप किसी पर निर्भर मत रहिए। टारगेट किलिंग पर बोले उमर अब्दुल्ला का 370 हटे 2.5 साल हो गए हैं, हालात में बेहतरी कहां आई। सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया, पत्नी, दोनों बेटियों समेत कई अधिकारियों के भी नाम शामिल। लालू यादव से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, पटना, गोपालगंज और दिल्ली में सीबीआई की रेड। लालू पर 18 मई को सीबीआई ने दर्ज किया नया केस, लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी देने के नाम पर जमीन लेने का आरोप लगाया। बिहार के गोपालगंज में लालू यादव की बहन के घर पर हुई छापेमारी। सीबीआई की रेड पर तेज प्रताप यादव का ट्वीट, लिखा हम यदुवंशी लोग हैं, गाय पालने वाले हैं, हमारे यहाँ गोबर बहुत सारा है, ले जाओगे क्या। सीबीआई रेड को लेकर बोली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, छापेमारी का हथकंडा अपनाकर लालू परिवार को बदनाम करने की साजिश। लालू यादव केस में दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर निशाना, का 1925 से आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। सीबीआई रेड के विरोध में तेज प्रताप के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद का प्रदर्शन, लालू यादव की आवास के बाहर फूका पुतला, केंद्र और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली की अदालत में कार्ति चिदंबरम ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, वीजा घोटाले मामले में आरोपित है कांग्रेस सांसद। आम्रपाली ग्रुप के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई शहरों में छापेमारी। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, दवाओं के सरकारी गोदाम पर छापा। सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान, 27 महीने बाद हुई आजम खान की रिहाई। जेल से रिहा होने के बाद रामपुर में अपने घर पहुंचे आजम खान, समर्थकों की भीड़ ने बरसाए फूल। आजम खान की रिहाई से पहले शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से बात की। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा जमानत मिलने से आजम खान दोषमुक्त नहीं। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ वारंट जारी, गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीम। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री परेश अधिकारी से हुई पूछताछ, 9.5 घंटे के बाद छोड़ा सीबीआई कार्यालय। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में 4 और आरोपित गिरफ्तार हुए। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, टेक्निकल कमेटी को 20 जुलाई तक का वक्त दिया। पेगासस मामले की जांच कर रही जस्टिस रविंद्रन समिति की कार्यकाल बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति का कार्यकाल 4 हफ्ते बढ़ाया। एशिया का नियाग्रा फॉल कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल से कूदी लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल। यूपी के अमरोहा में प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर लटक कर दी जान, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। गुरुग्राम में लड़की ने की आत्महत्या, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी ढेर। डीआरआई और भारतीय कोस्ट गार्ड के साझा ऑपरेशन में 2 नाव में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। हैदराबाद के दिशा रेप केस के आरोपियों का एनकाउंटर फेक होने का दावा, न्यायिक जांच की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। कानपुर में गौ तस्करों ने रोकने पर पुलिस पर की फायरिंग, हमले में 2 लोग घायल। मोहाली पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी अटैक पर खुलासा, दिल्ली में रुका था आतंकियों से जुड़ा एक शख्स। हैदराबाद में व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, अंतरजातीय विवाह के चलते व्यक्ति की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। चेन्नई में दिन दहाड़े हुई फाइनेंसर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उदयपुर के उदय सागर में आदिवासी युवकों के साथ बदसलूकी, चौकीदार ने 3 युवकों को निर्वस्त्र कर पीटा। बीकानेर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की धुनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर के रामबन में निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन में टाइम्स टाउन भारत की टीम, अब तक 4 लोगों को बचाया गया, कई और लोग फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के रामबन में टनल के अंदर से एक शव निकाला गया, 9 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन की चौंकाने वाली तस्वीर, टनल में फंसी हुई कारों को नीचे गिराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा, 2 अलग अलग डैम में डूबने से 9 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र चंद्रपुर में लकड़ी से भरे ट्रक और डीजल टैंकर में टक्कर, 9 लोग जले। दिल्ली के झंडेवालन साइकिल मार्केट में लगी भीषण आग, 27 गाड़ी मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की। श्रीनगर के कोठी बाग में बिल्डिंग में लगी आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। कोलकाता के चांदनी चौक में एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के पाली में पानी की तलाश में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, हमले में 5 ग्रामीण घायल।
खरगोन दंगों में घायल हुए पीड़ित शिवम की बहन की हुई शादी। सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। दिल्ली की 3 निगमों के मर्जर के बाद नए कमिश्नर स्पेशल ऑफिसर की हुई नियुक्ति। आईएएस ज्ञानेश भारती को बनाया गया नया कमिश्नर। मारुति उद्योग हरियाणा में करेगा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। खरखौदा में मारुति कंपनी 900 एकड़ भूमि में प्लांट बनाएगी। जल्द शुरू होगी जेट एयरवेज की फ्लाइट। डीजीसीए ने जेट एयरवेज को दिया एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। रतलाम की सैलाना मंडी में 50 पैसे प्रति किलो नीलाम हुआ प्याज। बिहार में तूफान से भरा भारी नुकसान। बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत। सीएम ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बिहार में बिजली गिरने से मौत पर दुख जताया। असम में बाढ़ से 27 जिले प्रभावित। डेंजर मार्क से ऊपर पहुंचा नदियों का जलस्तर। 11 की मौत। असम के होजाई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है सेना। असम के नौगांव में बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे कई घर। कर्नाटक के हुबली में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बिलावल भुट्टो के यूएनएससी में जम्मू कश्मीर पर दिए बयान की भारत ने की निंदा। 2 दिन के चीन दौरे पर रहेंगे बिलावल भुट्टो। 21 और 22 मई को चीन जाएंगे। स्विट्जरलैंड के जेनेवा एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग। उड़ानें प्रभावित हुई। अमेरिकी राज्य मिशिगन के एक स्कूल में फायरिंग। 2 लोगों को लगी गोली। यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया कराएगा अमेरिका। यूक्रेन में रूस के रॉकेट हमलों की तस्वीर आई सामने। मंकी पॉक्स से फैलते संक्रमण के बाद डब्ल्यूएचओ ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। चीन दौरे पर जाएंगे यूएनएचआरसी प्रमुख। यौन उत्पीड़न मामले में एलन मस्क का ट्वीट लिखा। जैसे ही ट्विटर खरीदने और फ्री स्पीच की बात की तो लगने लगे आरोप। फिल्म पृथ्वीराज के लिए मानुषी छिल्लर ने क्लासिकल डांस, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखी। अपने हॉलीवुड डेब्यू को लेकर नर्वस है आलिया भट्ट। बोली, न्यू कमर जैसा महसूस कर रही हूं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में आर माधवन की रॉकी द नामी इफेक्ट को 10 मिनट लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन का रेड कारपेट पर वार्म वेलकम हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर खुद कांस में हैं और कांस से ही उन्होंने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से खास एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। और अनुराग जी, ये सवाल सबसे पहले आपसे से रहेगा कि कांस में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के खिताब से नवाजा गया और ये पहली बार था कि कांस में इस ट्रेंड की शुरुआत हुई और सबसे पहले भारत को ये सम्मान दिया गया। इसे आप क्या भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर के रूप में देखते हैं? निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर से नवाजा गया है मार्च शेड्यूल फिल्म में, कान फिल्म फेस्टिवल में। और ये गौरव किसी को प्राप्त हुआ जी तो भारत को हुआ है। और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति के कारण भारत और फ्रांस के रिश्तों को मजबूत किया है, विश्व पटल पर भारत के नाम को और ऊपर लेकर गए हैं, इसी तरह से ही इसका लाभ हमें फिल्म जगत में भी मिला। एक और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जो पिछले 110 साल में काम किया उसका भी लाभ मिला। तो एक विशेष वर्ष ये हमारे लिए है जब भारत 75 वर्ष आज़ादी के मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं पर कान फिल्म फेस्टिवल के 75 वर्ष हो रहे हैं और इंडो फ्रेंच डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। इससे अच्छा अवसर क्या होता किसी देश को सम्मानित करने के लिए, और वो देश कोई और नहीं हमारा भारत है। हमारे लिए गर्व की बात है। और अगर आप यहाँ पर देखें पहले 3 दिन में जो डंका भारत का यहाँ बज रहा था, जिस तरह से भारतीय फिल्म जगत की बात हो रही थी और भारत में जो पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, उसकी बात हो रही है, वो अपने आप में दिखाता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया में कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनने अच्छा, एक बात इसमें ये बताइए कि आप भारत के दिग्गज फिल्मी कलाकारों के साथ कांस पहुंचे और आपने भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाने का नारा भी दिया। प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के विजन के तहत क्या अब आप दुनिया को भारत में आकर फिल्में बनाने का न्योता दे रहे हैं? निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समय यह प्रयास किया कि जब भी अपने विदेश दौरे पर गए तो भारत की पहचान को, भारत के लिए नई नई संभावनाओं को खड़ा करने का प्रयास किया।
फिल्म जगत से जहां एक और सॉफ्ट पावर भारत की नजर आती है, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को हम दुनिया भर में ले जाने का काम करते हैं, फिल्मों के माध्यम से भारत को दुनिया भर में दिखाने का काम करते हैं, वहीं पर इस एजेंडा को भी हम लेकर गए हैं कि दुनिया भर के लोग भारत में आकर फिल्म बनाएं। इंसेंटिव पैकेज यहां पर हम लेकर आए हैं। बहुत बड़ा आकर्षण वो है। भारत की स्किल्ड मैन पावर दुनिया के लिए आकर्षण है। पोस्ट प्रोडक्शन हब भारत बने, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, इसमें भी भारत अच्छा करे, एक बड़ी हब के रूप में आईटी इनेबल सर्विसेज हमारी काम करें। ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। और जिस तरह की शूटिंग लोकेशन भारत दुनिया को दे सकता है, शायद बहुत कम देशों में वैसी संभावनाएं हो। इसलिए एक बड़े पैकेज के रूप में दुनिया के आगे हम भारत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोग आएं और भारत में फिल्म बनाएं। अच्छा, अभी आपने एक बात का जिक्र किया, इंसेंटिव्स का भी आपने जिक्र किया। आपने विदेशी फिल्म निर्माताओं के भारत आने पर कुछ इंसेंटिव्स का जो आपने ऐलान किया, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे आप? हमने कहा है कि जो भारत में आकर फिल्म बनाएगा उसको $2,60,000 US मिलेंगे। अगर वो 15% भारत के लोगों को काम करने का अवसर देते हैं तो $65,000 US उसके अलावा अलग से मिलेंगे। ये बड़ा पैकेज भी है, इंसेंटिव भी है। इसके अलावा राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई और राज्यों ने भी अपने अपने पैकेजेस, अपने अपने इंसेंटिव की घोषणाएं की हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इन पैकेजेस को देखकर भी लोग आएंगे। और जो बाकी पॉसिबिलिटीज भारत में है कि 6,000 साल से ज्यादा पुरानी हमारी सभ्यता हो, हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, एक ऐसा देश जो स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता हो, वहां तो कथावाचकों की कमी कोई नहीं, ना ही कथाओं की कमी है। तो मुझे लगता है दुनिया भर को दिखाने के लिए कोई कमी ना होगी। एक अवसर देना है हमें उन्हें वहां पर लाने का, और वो हम अवसर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। अच्छा अनुराग जी, एक बात और कही जाती है, और वो ये कि एक अनुमान के मुताबिक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज करीब 20,000 करोड़ का है, लेकिन कोरोना काल में इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया भर का कोई भी क्षेत्र हो, पेंडेमिक के समय थोड़ी रुकावट आई थी, लेकिन बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। इस साल की आप रीजनल फिल्में भी देखेंगे तो रीजनल नहीं, वो नेशनल और इंटरनेशनल हुई है। वो क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का उनका काम हुआ है। ये कंटेंट, आपकी स्टोरी में कितना दम है, आपने जो बनाया है उसमें कितनी ताकत है, वो उसको पहचान देती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो अच्छा करेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ना भाषा, ना कोई और बॉर्डर। वो अपनी पहचान दुनिया भर में बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज और हमने देखी कि इंडस्ट्री के लोगों ने लगातार सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। इस दिशा में आपने कोई योजना बनाई है क्या? सरकार किसी नई स्ट्रेटेजी पर विचार कर रही है कि राहत मिल सके? हम इंडस्ट्री से लगातार बातचीत करते हैं और जो भी इंडस्ट्री की मांग है उस पर जो जो संभावनाएं होती है वो हम करते हैं। अच्छा, 2020 के बाद से ओटीटी का बाजार भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने देखा अलग अलग ओटीटी ऐप भी आई हैं, लेकिन इससे सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। आप इस ट्रेंड को, जो ये धीरे धीरे बदल रहा है, इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक नया दौर है जिसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, या फिर आने वाले समय में चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी? क्या ओटीटी को लेकर सरकार किसी योजना पर काम कर रही है? देखिए, समय के साथ साथ बहुत बदलाव आता है। लोग पहले प्रिंट न्यूज़पेपर थे, फिर टेलीविजन मीडिया आया, इंटरनेट का ज़माना आया, तो उसी तरह से बायोस्कोप से लेकर फिल्म इंडस्ट्री, बड़े पर्दे से लेकर टेलीविज़न से लेकर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं। आपदा के समय जब लोग घरों में बंद थे, सिनेमा हॉल बंद थे, लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से लोग अपने घरों में छोटी शूटिंग्स करके या छोटे स्थानों पे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके भी बना रहे थे। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे बहुत सारे लोगों को अवसर दिए अपने काम को दिखाने के और नई पहचान बनाने के। इनोवेशन का स्वागत होना चाहिए, कोई भी क्षेत्र हो, और मुझे लगता है जितना कंपटीशन होता है उससे ज़्यादा व्यापार और बाजार का विस्तार ही होता है। इससे लाभ फिल्म जगत को भी मिलेगा और ओटीटी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, एक चीज हमने देखी है कि भारत का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बजता नजर आ रहा है, और कांस फिल्म फेस्टिवल में तो हम देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब देखिए कि पूरी रिसर्च और फैक्ट के साथ वो खबरें जो दिन भर चर्चा में रही, हर खबर का कंप्लीट विश्लेषण। चीन चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। खबर है कि पेंगोंग TSO पर चीन दूसरा ब्रिज बना रहा है। क्या है पूरा मामला और भारत ने क्या जवाब दिया? देखिए फैक्ट और रिसर्च के साथ पूरी रिपोर्ट।
एलएसी के नजदीक पैंगोंग त्सो पर चीन एक नया पुल बना रहा है। ये चीन द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा पुल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन इसका इस्तेमाल बड़े सैन्य वाहनों के लिए कर सकता है। इससे पहले पिछले साल भी पैंगोंग त्सो पर ऐसे ही एक पुल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस निर्माण के बारे में कहा है कि ये चीन के कब्जे वाले इलाके में हुआ है और ये विवाद दशकों पुराना है। वहीं भारतीय सेना चीन के फैलते इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हाई अलर्ट पर है। ब्रिज के बारे में रिपोर्ट देखी है। ये मिलिट्री इशू है, इसमें मैं कह नहीं पाऊंगा ये कहाँ पे एग्जैक्टली है, और हमने जैसे कहा है ये पूरा एरिया हमें ऑक्युपाइड एरिया पे रखा मानते हैं। गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद से ही सेना ने अपनी तैनाती को अप्रत्याशित रूप से बदलना शुरू कर दिया था। लगभग 2 सालों में भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर 6 नई डिवीजन तैनात कर दिए। एलएसी पर उन 6 डिवीजन्स को ट्रांसफर किया गया जो पहले आतंकवाद विरोधी भूमिका में पाकिस्तान सीमा और कश्मीर में तैनात थी। भारतीय सेना की भारी तैनाती ने चीनी सेना को एक संदेश भी भेजा है कि एलएसी पर किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख सेक्टर के अपने हालिया दौरे में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीनी खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ ही चीन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से निपटने के लिए भारत के काउंटर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। अब जो दूसरा ब्रिज आ रहा है उसपे आर्मर्ड व्हीकल्स, मैकेनाइज्ड कॉलम्स और हैवी व्हीकल्स भी मूव की जा सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चीन का इरादा केवल इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ही तैयारी करना नहीं है, वह ऐसे साधन और संसाधन जुटा रहा है जिसकी वजह से वो सदर्न बैंक पे हुए भारत के कैलाश रेंज जैसी घटना को फ्यूचर में फिर न घटने दे। पिछले 2 सालों में चीन के साथ टकराव के बीच रणनीतिक मोर्चे पर बातचीत का दौर जारी है। साथ ही भारतीय सेना लगातार अपने बलों को बढ़ा रही है। जो बटालियन पहले पाकिस्तान से निपटने के लिए तैनात थी, अब उन्हें ड्रैगन से सतर्क रहने के लिए उत्तरी सीमाओं पर तैनात कर दिया गया है। एलएसी पर 2 डिवीजन आतंकवाद विरोधी दस्ता तैनात किया जा चुका है। राष्ट्रीय राइफल से 1 डिवीजन को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद विरोधी तैनाती से हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है, जहां पहले से ही 3 डिवीजन मौजूद हैं। इसी तरह तेजपुर स्थित गजराज कोर के तहत असम के एक डिवीजन को पूर्वोत्तर में चीन की सीमा के पास तैनात किया गया। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो पहले लद्दाख सेक्टर में काम करती थी, अब केवल पूर्वोत्तर तक ही सीमित है। साथ ही उन्हें झारखंड की एक और डिवीजन भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्थित 2 सेना डिवीजन्स को अब लद्दाख थिएटर के लिए उत्तरी कमांड को सौंपा गया है। उत्तराखंड स्थित एक स्ट्राइक कोर के डिवीजन को पूरे सेंट्रल सेक्टर की देखभाल के लिए सेंट्रल कमांड को सौंपा गया है, जहां चीन के सैनिक कई मौकों पर सीमा उल्लंघन का प्रयास करते रहे हैं। एलएसी पर नई तैनाती के तहत सेना के 4 स्ट्राइक कोर में से 2 की तैनाती हो चुकी है, जबकि अप्रैल-मई 2022 से पहले उनमें से 3 की पाकिस्तान की सीमा पर तैनाती थी। गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने एलएसी पर अपने डिप्लॉयमेंट्स को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। पिछले 2 सालों में 6 नए डिविजन्स इस पूरे इलाके में तैनात कर दी गई हैं और अब चीन के द्वारा बनाए जा रहे पैंगोंग त्सो के दूसरे पुल पर जब विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि बातचीत के जरिए ये पूरा मसला सुलझाया जाएगा, वहीं भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। लगातार यहाँ डिप्लॉयमेंट्स को देखा जा रहा है और चीन की किसी भी हरकत पर पूरी मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है। विजय परवेज के साथ शिवानी शर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली से। पटना से लेकर दिल्ली तक लालू के कई ठिकानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की। आखिर क्या है ये मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मैडम, आई एम राइट इनसाइड द गेट, जस्ट ओपन द गेट। सीबीआई वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अपनी जमीन दो और नौकरी लो। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने यही फॉर्मूला अपना लिया था।
जो अब उनके गले की फांस बन गई है, जिसे लेकर सीबीआई की टीम शुक्रवार की सुबह सुबह दिल्ली से लेकर बिहार तक तलाशी लेने और पूछताछ करने में जुट गई। घंटों तक लालू यादव और उनके रिश्तेदार के कई ठिकानों पर यह सब चलता रहा। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी के आवास से लेकर दिल्ली में मिसा भारती के आवास तक पर छापेमारी हुई। फिर दिल्ली के ही फ्रेंड्स कॉलोनी में भी लालू यादव के बंगले पर छापेमारी हुई। एक टीम गोपालगंज गई, लालू की बहन के घर जाकर छापेमारी की। मतलब कुल 17 ठिकानों पर यह सब घंटों तक चलता रहा। दरअसल नौकरी लो जमीन दो मामले में सीबीआई ने 18 मई को बिल्कुल नया मामला दर्ज किया है, जिसमें लालू यादव का ही नाम नहीं है। इसमें राबड़ी देवी, मिसा भारती, लालू के रिश्तेदार, लालू के कई करीबियों का भी नाम है। उनका मोडस ऑपरेंडी यही था। टाटा कंपनी ने क्यों इनको मकान लिख दिया इनके नाम पर? तो अलग अलग तरीका इन्होंने अपनाया था, कंपनियों के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, और इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर लिया। एक तरफ छापेमारी हुई, दूसरी तरफ बीजेपी ने फिर से लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि आरजेडी ने इस पूरे मामले को कसकर पकड़ लिया है। कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया। इसके बाद शुरू हुआ सियासी पलटवार का खेल। आरजेडी ने कहा यह सब बीजेपी का डर है। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डरी हुई है। किससे डर गई? डरी हुई है नेता प्रतिपक्ष के आधा से, डरी हुई है जातीय आधारित जनगणना से, वो चाह की हार से। आरजेडी जिस जोर के साथ इस बात को हवा दे रही है, उसके पीछे का खेल बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में हुई दावत और बैठकों के साथ ही शुरू हो गई थी, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के करीब आने से एक नई सियासी चर्चा शुरू हुई। हालांकि ना तो खुलकर इस पर नीतीश बोले, ना ही तेजस्वी बोले, लेकिन अब सीबीआई की छापेमारी को आरजेडी ने पूरी तरह से सियासी बना दिया है। सभी लोग जानते हैं, इस देश के लोग जानते हैं, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि सीबीआई अपने मन से चाय और चिप्स भी नहीं खा सकती है। कहने को स्वायत्त संस्था है, कहने को ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन अपने मन से वो कोई कार्य नहीं करती है। तो इसके लिए केवल मैं इतना ही कहूंगा कि जैसी करनी तैसी भरनी, इसके सिवा कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास। इस उठापटक के बीच तेजस्वी यादव लंदन में हैं। जेल से आने के बाद बेटी मिसा भारती के साथ लालू खुद दिल्ली में हैं, जबकि तेज प्रताप के साथ राबड़ी पटना में है। अब सीबीआई की कार्रवाई ने बिहार की राजनीति में नई और आर पार वाली सियासी लड़ाई का मौका दे दिया है, जिसके बाद आरजेडी इस बात पर ज्यादा जोर दे रही है कि लालू के जेल से बाहर आने पर बीजेपी फिर से डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।